दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जीएसटी नंबर के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करोगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एक बार आप ये स्क्रीन पे देखो, ये सारा का सारा प्रोसेस कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना जीएसटी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, आपको कैसे घर बैठे बैठे जीएसटी नंबर मिलेगा, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहला सवाल यह आता है कि जीएसटी नंबर लेना ही क्यों है, जीएसटी नंबर लेने के बेनिफिट्स क्या क्या मुझे मिलते हैं। सबसे पहले ये तो आप समझो। देखो, अब मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, दीपक जी उनका नाम है, उनको एयरबीएनबी का बिजनेस स्टार्ट करना था, राइट। मैं आपको कुछ एक इमेजेस दिखाता हूं। तो मेरे को यह था कि ये एयरबीएनबी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनको जीएसटी नंबर चाहिए, तो जीएसटी नंबर इनका मैंने ही अप्लाई करना था। तो मेरे को ये थॉट प्रोसेस था कि चलो साथ साथ जो है इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। पहले बिजनेस को समझो ताकि आप अच्छे से समझ सको कि जीएसटी नंबर आपके बिजनेस के लिए आपको कैसे मिलेगा। अब एयरबीएनबी का बिजनेस क्या होता है, एयरबीएनबी बेसिकली एक एप्लीकेशन है जहां पे जब किसी भी शहर में जब आप घूमने जाते हो, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाओ या किसी बड़े शहर में जाओ, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि होटल वगैरह कम बुक करते हैं, एयरबीएनबी पे होम स्टे बुक कर लेते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका सेकंड फ्लोर लीज पे ले लिया। लीज पे लेने के बाद हमने इस प्रॉपर्टी की, मतलब मेरे साथी उन्होंने बेसिकली मेरी हेल्प से ही स्टार्ट किया। तो इसकी जो है अच्छे से इमेजेस वगैरह क्लिक करी। ये आप ध्यान से देखो, जैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है। सामने पूरा का पूरा जो ये फ्लोर है, सिंगल फ्लोर लिया है। इसका जो रेंट है मंथली 50,000 रुपीज ओनर को देना है। जो दीपक जी मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। 50,000 रुपए का लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है 3 सालों के लिए। हर साल जो इसका रेंट है वो 7% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली जो भी पूरी प्रॉपर्टी है अंदर, मान के चलो नई बेडिंग्स वगैरह है ना, थोड़ा बहुत इंटीरियर का सामान, टीवी वगैरह, ये तो चलो अपना ही सामान है, कल को प्रॉपर्टी चेंज होगी तो ये सामान यूज हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का ऊपर खर्चा इनको हो गया, ठीक है। ये जैसे नई बेडशीट्स वगैरह, ये सारी की सारी जैसे एक होटल की इमेज होती है उस तरीके से ये एयरबीएनबी जो है इन्होंने सेट कर दिया, ठीक है। एक बार फटाफट से क्विक इमेजेस देख लो ताकि आपको समझ आ सके। तो ये किचन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हो गई, राइट। तो अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बार मैं थोड़ा पीपीटी पे ही आता हूं। तो ये एयरबीएनबी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको जीएसटी नंबर चाहिए। अब सवाल आता है कि ये एयरबीएनबी का बिजनेस तो एक बार सेविंग्स अकाउंट से भी शुरू हो सकता है, कि आप, जरूरी थोड़ी है कि आपको करंट अकाउंट या जीएसटी नंबर ही चाहिए। भाई जीएसटी नंबर आपको कब चाहिए, जब अगर तो आप सर्विस का बिजनेस करते हो, ये एक तरह से जो होटल्स हैं या आईटी सेक्टर है, कुछ भी ये सर्विस है। यहां जीएसटी नंबर लेना जरूरी कब है, जब आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाए। बट अभी तो फ्रेश बिजनेस है। बट ठीक है, हमने कहा कि बिजनेस स्टार्ट ही करना है, तो सबसे पहले जीएसटी का बेनिफिट तो ये होता है कि एक ट्रस्ट आ जाता है। जब भी आप बिजनेस करते हो, आपके पास अगर जीएसटी नंबर है, तो जो भी आपका कस्टमर है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ यार, फर्म बना रखी है सामने वाले इंसान ने। दूसरा बेनिफिट यह है कि यहां पे आपको इनपुट कॉस्ट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार दोबारा इमेजेस पे जाऊं क्या, एक सेकंड बस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने हर रूम के अंदर एसी लगाया, जैसे ये देखो ये एसी लगा रखा है, ठीक है। हर रूम के अंदर, लॉबी के अंदर, आई मीन 5 या 6 एसी इनको लेने पड़ गए। अगर इनके पास जीएसटी नंबर पहले होता, समझ के बात को, तो जो एसी इन्होंने लगवाया है, एसी लगवाते टाइम उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। पहले तो 28% जीएसटी लगता था, अब घटा के 18% लग गया। अगर इनके पास पहले से जीएसटी नंबर होता तो उसकी इनपुट कॉस्ट वापस आ जाती, यानी वो जीएसटी के जो पैसे हैं वो इनके बच जाते। समझ के बात को, यानी अगर लेट अस सपोज कोई 1 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट खरीदते, उस पर 18% जीएसटी लगता, तो टोटल प्रोडक्ट मैं लेने जाऊंगा तो मुझे 1,18,000 का पड़ेगा। लेकिन 18,000 रुपए इनके बच जाएंगे क्योंकि इनके पास जीएसटी है। इसको इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट लेने चलेंगे तो इनको बच जाएगा। ऐसा थोड़ी कि ये लेट अस सपोज, चलो बताऊंगा, मतलब कुछ भी सामान, तो ऐसा थोड़ी कि घड़ी लेने चलेंगे तो इनको जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी सामान इनके बिजनेस से रिलेटेड होगा ना, उस पे इनको इनपुट कॉस्ट वापस आ जाती है। जैसे मैंने जीएसटी ले रखा है, ये सामने आपको जीएसटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेड नेम में दिखाई दे रहा है XY एक्सिस एजुकेशन। अच्छा, ऊपर लीगल नेम में है नैन्सी लूथरा। नैन्सी लूथरा मेरी वाइफ का नाम है। तो जो आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसका जीएसटी किस नाम से रजिस्टर्ड है, XY एक्सिस एजुकेशन। लेकिन प्रॉपरेटर कौन है, मेरी वाइफ। उनका नाम क्या है, नैन्सी लूथरा। आई मीन मैंने सारा बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे कर रखा है, तो नैन्सी लूथरा उनका नाम है, फर्म का नाम हो गया XY एक्सिस एजुकेशन।
अब मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम दे रहा है, तो इस पे जो जीएसटी लगता है वो उसका जीएसटी मुझे नहीं भरना पड़ता, वो मेरे को इनपुट कॉस्ट की फॉर्म में वापस आ जाता है। जिस कैमरे में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस पे मान लो ये 5 लाख रुपए का कैमरा है, 18% जीएसटी यानी 5,90,000 रुपए का ये कैमरा मार्केट में पड़ता है, लेकिन 90,000 रुपीज मेरे को वापिस आ जाते हैं। ये कैमरा मुझे 5 लाख का पड़ेगा, आप खरीदोगे बिना जीएसटी के तो आपको 5,90,000 का पड़ेगा। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी मेरे ऑफिस की नीड है, समझ के बात को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे चाहिए ये एसी, या ऑफिस में मेरे एम्प्लॉयज बैठे हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, उनको एसी चाहिए बैठने के लिए, ये मेरी नीड है ऑफिस की, इस पे जो जीएसटी लगेगा मुझे वापस आ जाएगा। ये टेबल पे मैं बैठा हूं, ये चेयर मैंने अभी नहीं खरीदी है, इसके ऊपर जीएसटी, टेबल फर्नीचर जो मेरे ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उस पे मेरे को इनपुट कॉस्ट वापस आएगी। अच्छा, अगर मैं अपने घर पे वॉशिंग मशीन खरीद लेता हूं, क्या उस पे जीएसटी वापस आएगा? नहीं आएगा। रीजन बीइंग, वॉशिंग मशीन कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, तो उस पे कोई इनपुट कॉस्ट वापस नहीं मिलेगी। अगर मैं एक घड़ी की बात करूं, घड़ी क्या ऑफिस की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, घड़ी पे इनपुट कॉस्ट नहीं मिलेगी। मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन पे मिलेगा। रीजन बीइंग, मैं ये दिखा सकता हूं कि मोबाइल फोन मेरे एम्प्लॉयज मतलब एक तरह से टेली कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, इस पे मिलेगा, यस, इस पे इनपुट कॉस्ट मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपके ऑफिस से रिलेटेड आप खरीदोगे उस पे आपको इनपुट कॉस्ट आ जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके मोड ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आपके बिजनेस में क्या चीजें इन्वॉल्व है, समझ के बात को। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। और तीसरी चीज एक और, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एयरबीएनबी का बिजनेस कर रहे हैं, अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा, बट थोड़ा सा जीएसटी को समझ तो लो, पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा जीएसटी, ठीक है। तीसरी चीज, जीएसटी का बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो भारत के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, क्या वो एक्चुअल जितना पैसा कमा रहे हैं, क्या वो उतनी ही आईटीआर भरते हैं? मैंने आज तक तो नहीं देखा। ये बड़ा डार्क ट्रूथ है, बट सच्चाई यही है। आप समझ के बात को। इस देश को काफी बार बोला जाता है ना कि इस देश को अगर कोई सच में चला रहा है तो वो सैलरीड क्लास चला रहा है। क्यों? अगर सैलरीड क्लास की इनकम 1 लाख रुपए है तो उसकी 1 लाख रुपए इनकम है, साल का वो 12 लाख कमा रहा है तो 12 लाख के हिसाब से सरकार उससे टैक्स ले लेती है। अगर कोई महीने का 5 लाख रुपए की सैलरी पे नौकरी कर रहा है तो साल का 60 लाख रुपए हो गया, तो 60 लाख के हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत में कोई दुकानदार है, वो महीने का चाहे 10 लाख रुपए कमाता हो, साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन अपनी क्या वो अपनी कमाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिखाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाता। अगर वो साल का 1 करोड़ 20 लाख कमा रहा है तो अपनी कमाई दिखा रहा है 5 लाख या 10 लाख रुपए। तभी बार बार बोला जाता है हमारे देश को अगर सच में कोई चला रहा है तो वो सैलरीड क्लास ही चला रहा है, बिजनेस क्लास कुछ भी टैक्स नहीं भरता, सिर्फ टैक्स चोरी करना जानता है। और ये सच्चाई है, ये चीज बैंक भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो कोई बिजनेस क्लास है, उसको कोई इनवॉइस काटना है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस तो 1 नंबर में करेगा ना भाई, सारा बिजनेस 2 नंबर में थोड़ी ना करेगा, 1 नंबर में बिजनेस कर रहा है। अब वो टैक्स मतलब एक तरह से कोई भी सामान उसने बेचा तो बेसिकली जो बिलिंग है वो तो पक्के में करेगा, जीएसटी सामने वाले कस्टमर से लेगा ही लेगा, समझ के बात को। तो होता क्या है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, और कोई भी बिजनेस क्लास इंसान है, हर महीने वो बिल तो पक्के में काटता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, सरकार को जीएसटी भर देता है, क्योंकि उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर से जीएसटी लेता है, सरकार को जीएसटी भर देता है। लेकिन मान लो उसने एक्चुअल कमाई करी पूरे साल में 1 या 2 करोड़ की, मान लो पूरे साल में ऐसे करके उसकी दुकान ने 2 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, जीएसटी तो उसने भरी हर महीने बहुत ज्यादा, 2 करोड़ साल में कमाए। उसके बाद वो सारे अपने दिखा देते हैं खर्चे, आईटीआर जो भरता है, मान के चलो अपनी टोटल कमाई दिखा देगा 15-16 लाख रुपए, ठीक है, 15-16 लाख कमाई दिखा देगा, एक्चुअल में 2 करोड़ कमाए या 15-16 लाख रुपए के हिसाब से अपना जो है टैक्स भर देगा, समझ की बात को। अब बात आती है कि जब वो बैंक में लोन लेने जाता है, बैंक पहले क्या कहते हैं, अपनी आईटीआर दे दो, सैलरीड क्लास को तो सीधा कहते हैं अपनी आईटीआर दे दो, बिजनेस क्लास को भी पहले कहते हैं आईटीआर दे दो। बिजनेस क्लास जो है, जो आदमी दुकानदार था, उसने एक्चुअली उसकी कमाई साल की 2 करोड़ है, आईटीआर उसने भर रखी है 15-16 लाख रुपए की। बैंक को भी पता है कि इसने आईटीआर झूठ मूठ की भर रखी है, भाई 15-16 लाख नहीं कमाता, ये पैसा ज्यादा कमाता है। तो बैंक एक्चुअल में कैसे चेक करता है, बैंक कहता है कि यार आप बिजनेस करते हो, आईटीआर तो दे दो, ठीक बात है, साथ में अपनी जीएसटी के रिटर्न्स भी दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो वो इतनी ज्यादा भर रहा है, जीएसटी भरने में तो उसको दिक्कत इसलिए नहीं है ना, कस्टमर से जीएसटी का पैसा लिया, सामने सरकार को दे दिया, समझ गए। तो जीएसटी वो ज्यादा दे रहा है, तो बैंक जीएसटी रिटर्न्स से पता लगाता है कि इसकी एक्चुअल कमाई क्या है, क्योंकि बैंक को भी पता है, सरकार को भी पता है,
कि कोई भी बिजनेस क्लास आदमी सच्चाई से आईटीआर नहीं भरता, सच्चाई से टैक्स नहीं भरता। इसीलिए जीएसटी लेने का तीसरा फायदा यह भी है कि जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपकी जीएसटी रिटर्न्स के बिहाफ पे भी आपको अच्छी खासी लोन की लिमिट बना के दे देता है। तो ये 3 बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली, इनपुट कॉस्ट, एक आपके बिजनेस को एक तरह से क्या बोलते हैं ट्रस्ट मिलता है, और तीसरी चीज जब आप लोन लेने जाते हो तो आपकी जीएसटी रिटर्न से, ठीक है, आपको ज्यादा बैंक लोन भी मिल जाता है। अब सवाल आता है, अच्छा एक चीज और, एक लास्ट चीज है, फिर मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं आऊं और फटाफट आपके लिए बना करके चला जाऊं वीडियो की, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, अगर अभी तक सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करो। ये मैंने अभी रिसेंटली जून के महीने में ही एसी खरीदा, ठीक है, ये इस दुकान से खरीदा। ये XY एक्सिस एजुकेशन, ये दिख रहा है आपको, XY एक्सिस एजुकेशन के नाम से इसकी जो है बिलिंग कटाई। ये एसी मेरे को टोटल पड़ा 36,000 रुपीज का, ठीक है। इसके अंदर 30,508 रुपए इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, बाकी 5,492 रुपीज ये जीएसटी था। अब मैंने आपको बोला ना कि ये जो एसी है, ठीक है, ये जो एसी है, ये इस पे जो जीएसटी है वो मेरे को बच जाएगा। अब ये जीएसटी इसके ऊपर लगा 5,492 रुपीज लगा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि ये 5,492 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब यहां पे मैं ये एसी खरीद आया, मैं दुकानदार को पूरे 36,000 रुपए दे आया, ठीक है। 11 तारीख हर महीने की, जैसे ये जून के महीने में खरीदा तो 11 जुलाई से अगले महीने की 11 तारीख से पहले पहले हर किसी को जीएसटी R1 भरनी होती है। समझ के बात को, ये दुकानदार भी भरेगा, मैं भी भरूंगा। सिमिलरली आप पहला केस समझ गए कि मैं ये एसी खरीदाया, एसी वाले को मैं जीएसटी की पेमेंट भी कराया। समझ के बात को। अच्छा, ये जीएसटी की जो पेमेंट है ये दुकानदार किसको भर देगा? भारत सरकार को दे देगा। समझ के बात को। अच्छा, अब ऐसे ही जून के महीने में मैंने एसी खरीदा, जून के महीने में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल से भी तो कुछ ना कुछ धंधा किया। समझ के बात को। मैंने क्या धंधा किया, ये देखो, ये मेरा एक इनवॉइस है, ठीक है। ये मैंने, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर यूट्यूबर जो है कुछ ना कुछ पेड प्रमोशन करता है, तो हम भी करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, कोई गलत चीज है उसका प्रमोशन नहीं करते। तो ऐसे ही एक पेड प्रमोशन किया, उसकी जो कॉस्ट थी वो 55,274 रुपीज बैठी। वैल्यू पे मत जाना, ये वैल्यू भी हम डीप में नहीं समझा सकते कि ऐसी क्यों बैठी, भाई 50,000 क्यों नहीं बैठी, 55,000 क्यों नहीं बैठी। अभी कॉस्ट 55,274 रुपीज बैठी। अब बिजनेस मेरा भी तो, जिसने अपने ब्रांड का प्रमोशन मेरे से करवाया, समझ के बात को, ये भी तो मैंने उसको सर्विस ही दी है, तो उसके ऊपर भी तो मैं 18% टैक्स लूंगा ही उससे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी, तो इसके ऊपर मैंने 18% टैक्स लगाया। ये टैक्स बना 9,949 रुपीज, ठीक है। तो टोटल पेमेंट बन गई 65,223 रुपए, ठीक है। अब कायदे से मेरी पेमेंट तो थी 55,274 रुपए, उससे मैंने 18% ये टैक्स लिया, और ये जो 18% टैक्स था ये मेरे को भारत सरकार को जमा करना था, राइट। और ये भी मैं अब ये जून के महीने में मैंने बिजनेस किया, एसी भी जून के महीने में खरीदा। अब ये जो टैक्स है ये मैं अगले महीने 11 जुलाई से पहले पहले जीएसटी R1 मैं भी भरूंगा। तो जब सब जीएसटी R1 भरेंगे तो उसके अंदर मेरे को इनपुट आ जाएगा, यानी सरकार ये कहेगी कि आपने मेरे को 9,949 रुपीज देने थे, ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है, यही पैसे देने थे। सरकार कहेगी आपने एसी खरीदा, उसमें 5,492 रुपीज आपको वापिस आने हैं, तो बचा हुआ जो बैलेंस है सिर्फ वही पैसा आप मेरे को पे कर दो। तो इस तरीके से जीएसटी इनपुट काम करता है। समझ के बात को, यानी मेरा जो टैक्स बन रहा था सरकार को देने का, उसमें मेरे को वो माइनस हो जाएगी अमाउंट जो मैंने एसी खरीदा है। समझ के, ऐसे मान लो लेट अस सपोज एक आधा सामान लैपटॉप भी खरीदा होता, तो अगर, अच्छा, कई बार क्या होता है कि सामान मैंने ज्यादा खरीद लिया और धंधा मैंने कम किया, ठीक है, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो उससे अगले महीने एडजस्ट हो जाती है। समझ गए। बाकी एक्चुअल में तो जब आप जीएसटी यूज करना शुरू करोगे फिर आपको जो है और ज्यादा आइडिया होगा। उम्मीद करता हूं ये मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जो बहुत काम की चीजें हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी जीएसटी नंबर ले लिया, पता है नहीं कुछ जीएसटी के बारे में। अब मैं आपको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि जीएसटी अगर आपको अप्लाई करना है तो वो पूरा प्रोसेस क्या है। अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरी बात, काफी लोगों के डाउट्स होते हैं, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन भरा रहता है तो हर किसी के रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा बेसिकली बीच में बिजी हो गया था मैं। अब हर संडे को ट्राई करेंगे, इस संडे नहीं, इससे अगले संडे ट्राई करेंगे, हर संडे को 11 बजे लाइव सेशन किया करेंगे।
वो लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछोगे, लाइव सेशन में एक कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट। अच्छा, इसके लिए थोड़ा टाइम अभी हम ऐसे ही रखेंगे, सबके लिए लाइव रखेंगे, बट उसके बाद फिर 2-3 संडेज के बाद ये फिर मेंबर्स ओनली के लिए कर देंगे। थोड़े से वेट कर रहा हूं मैं, काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं, थोड़े और मेंबर्स जब बढ़ जाएंगे तो फिर सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ फीस रखी है 59 रुपीज़ पर मंथ, इससे नीचे फीस जा नहीं सकती थी, तो आप वो भी जो है बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। खैर, अब स्टार्ट करते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है, यहां लिखना है gst.gov.in, ठीक है। ये जब आप लिखोगे उसके कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, यहां पे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले कह रहा है आई एम अ, तो यहां पे अलग अलग ऑप्शन है, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो यहां आप चाहे टैक्स भरते हो, नहीं भरते हो, आईटीआर भरते हो, नहीं भरते हो, यहां पे आपको टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। रीजन बीइंग, जब आप जीएसटी नंबर ले रहे हो तो जब भी आप कोई इनवॉइस काटोगे तो पेमेंट जीएसटी के साथ लोगे, वो जीएसटी भारत सरकार को भरोगे, तो जीएसटी सरकार को पे करना भी तो टैक्स पेयर है। तो यहां पे आप जीएसटी नंबर ले रहे हो तो आई एम अ टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आप बिजनेस करना चाहते हो वो स्टेट सेलेक्ट करोगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनेस करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। फिर यहां लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लोग गलती क्या करते हैं, यहां जैसे मान लो मेरे दोस्त हैं दीपक, ठीक है, इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखना है दीपक लग्जरी स्टेज, ठीक है, दीपक लग्जरी स्टेज। ये एयरबीएनबी का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां लीगल नेम ऑफ बिजनेस में दीपक लग्जरी स्टे नहीं आएगा। लोग गलती ये करते हैं कि जो फर्म का नाम रखना है वो यहां पे एंटर कर देते हैं, नहीं, यहां पे आपका नाम आएगा। दीपक के पैन कार्ड पे जो पूरा नाम लिखा है, जैसे उनके पैन कार्ड पे दीपक सिंह लिखा हुआ है, तो यहां लीगल नेम ऑफ बिजनेस में दीपक सिंह आएगा। फिर सवाल आता है कि दीपक लग्जरी स्टेज, जो फर्म का नाम आप रखना चाहते हो, ये कहां आएगा? ये अभी आगे 2-4 स्टेप्स के बाद आएगा। वहां पूछेगा ट्रेड नेम क्या है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जीएसटी देखो, ये XYX एजुकेशन का जीएसटी है, राइट। यहां पे चेक करो लीगल नेम में क्या है, नैन्सी लूथरा मेरी वाइफ का नाम, वो प्रोपराइटर है बिजनेस की, तो लीगल नेम में नैन्सी लूथरा आएगा। ट्रेड नेम में XYX एजुकेशन यानी फर्म का नाम आएगा। समझ के बात को, तो ये गलती नहीं करनी। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं, लोग गलती कर देते हैं, गलत ही बता देते हैं कई बार तो, ठीक है। ओके, तो लीगल नेम में आपका नाम आ गया, जो पैन कार्ड पे लिखा है, नीचे आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दोगे। फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे ये जो कैप्चा कोड लिखा है एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद नीचे जो है फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपके मोबाइल फोन पर भी ओटीपी भेजा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है, नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। ये TRN नंबर आप कॉपी कर लो यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे आपको फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करना है, तो ये TRN नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। नीचे TRN नंबर जो भी कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना, नीचे कैप्चा जो लिखा है एज इट इज एंटर कर देना। उसके बाद सबसे नीचे जो है फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे दोबारा आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप एंटर करोगे, नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, उसके बाद ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पेज खुल जाएगा। यहां सामने एक्शन बटन के नीचे जो ये पेंसिल बनी हुई है ना, इसके ऊपर जो है फिर आपको क्लिक करना है, राइट। फिर उसके बाद अगले पेज पे ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। यहां पे कह रहा है लीगल नेम ऑफ बिजनेस दीपक सिंह, आपका नाम। मैंने बताया ना, लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम पूछ रहा है, ट्रेड नेम में आप डालोगे जो फर्म का नाम आप रखना चाहते हो, वो ट्रेड नेम में आप एंटर करोगे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, जिनको भी जीएसटी नंबर लेना उनके साथ शेयर करो, हमें सपोर्ट करो बेसिकली, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे पॉजिटिव कमेंट, कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिस इज इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसा कुछ भी आप पॉजिटिव कमेंट करके हमें जो है सपोर्ट कर सकते हो, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, ट्रेड नेम में आप डालोगे यहां पे, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अब दीपक जी अकेले कर रहे हैं तो यहां पे प्रोपराइटरशिप, अगर सिंगल ओनर है तो प्रोपराइटरशिप आप एंटर करोगे, अगर 2 ओनर है, 3 ओनर है तो पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां प्रोपराइटरशिप एंटर कर दिया। फिर एडिशनल ट्रेड नेम यहां पे आप खाली छोड़ दोगे। फिर नीचे आ जाओ, बिल्कुल ये कह रहा है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्यों चाहिए जीएसटी नंबर। अलग अलग ऑप्शन है, जैसे पहला क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अगर मान लो कोई सर्विस का बिजनेस करता है और उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो वो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, क्या ये रीजन है? नहीं, ये रीजन हमारा नहीं है। या मान लो कोई गुड्स का काम करता है, उसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है
तो क्या लेना चाहते हैं? अगर ऐसा सीन है तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। हम तो अपना नया बिजनेस कर रहे हैं, शुरू में सेविंग्स अकाउंट से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि करेंगे तो पक्का पक्का काम करेंगे शुरू से, तो जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो मेरी खुद की सोच से मैं जीएसटी नंबर ले रहा हूं, इसीलिए यहां पे सबसे नीचे आ जाओ आप, वॉलेंट्री बेसिस, यानी मैं अपनी स्व इच्छा से जीएसटी नंबर लेना चाहता हूं। तो आप 90% केसेस में ये वॉलंटरी बेसिस का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। काफी लोग ई कॉमर्स पे बिजनेस करते हैं, अमेजोन पे सामान बेचना है, मीशो पे सामान बेचना है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करोगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहां पे वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर दूंगा। राइट, अगले पेज पे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो थोड़ा सांस चढ़ने लगेगा। एनीवेज, अब यहां पे कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ प्रोपरेटर। अब यहां पे कह रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, फर्स्ट नेम में दीपक डाल दिया, लास्ट नेम में सिंह डाल दिया। ऐसे ही फादर नेम, इनका फादर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। दीपक जी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, इनकी ईमेल आईडी डाल देंगे। जेंडर में यहां मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, डेजिग्नेशन में प्रोपरेटरशिप है, राइट, और नीचे यहां पे पैन नंबर, यहां पे मैं प्रोपरेटर का यानी दीपक जी का एंटर कर दूंगा। उसके बाद पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे ये मैप खुल जाएगा। मैप पे ये जो मैप है इसको उठा करके एग्जैक्ट लोकेशन, यहां पे आप मैप सर्च करोगे, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस की आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, बिल्डिंग नंबर है, वहां इस मैप को आप लेके जाओगे उठा करके। ठीक है, ये जो लोकेशन का बटन है इसको एग्जैक्टली वहां पे लेके जाओगे। उसके बाद ये मैप सेट कर दोगे, नीचे आपका सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली फिल होके, जैसे कंट्री इंडिया, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सब कुछ यहाँ पे। जैसे हम बेसिकली चंडीगढ़ में बिजनेस कर रहे हैं तो सारी चीजें आ गई, बिल्डिंग नंबर, यहां आप चेंज भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत प्रॉपर मैप सेट नहीं हुआ तो। ठीक है, उसके बाद ये सब करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर यहां पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड, यहां कह रहा है अपलोड फोटोग्राफ। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेना, अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। यहां पे चूज फाइल करके, जैसे अब दीपक जी का बिजनेस है तो दीपक जी की हम फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, तो हम यहां पे यस करेंगे। यस, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का मतलब होता है कि क्या दीपक जी ही अपने जीएसटी को संभालेंगे, क्या दीपक जी ही जीएसटी R1 R2 खुद से फाइल करेंगे, तो यस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग सीए से सारा काम करवाना चाहते हैं, सीए ही उनका जीएसटी R1 R2 फाइल करेगा, या फिर कोई टैक्स अकाउंटेंट होता है ना जो टैक्स वैक्स की सेविंग वगैरह बताता है, वो करेगा। तो मान लो कुछ लोग सीए से सारा काम करवाते हैं, तो वो यहां पे नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रीजन क्या है कि जब मैंने XY एक्सिस एजुकेशन का जीएसटी नंबर लिया था तो मेरे काम सारे सीए ही करते थे, बट मुझे पता था ये जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, तो 5वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने जीएसटी नंबर खुद अप्लाई किया, यहां मैंने येस किया, ये दिखाया कि जीएसटी R1 R2 मैं खुद ही फाइल करता हूं। बट फिर क्या दिक्कत होगी, जो आईडी पासवर्ड आएगा वो आप अपने सीईओ को बता देना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। समझ के बात को, तो इसको येस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर चाहे सीए भी आपका मैनेज करेगा तब भी येस रख लो, तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगले पेज पे कह रहा है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, तो यहां पे आप इसको टिक करोगे। ये कह रहा है प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इसको भी आप टिक करोगे। इसका मतलब ये है कि जो दीपक जी हैं, क्या वही जीएसटी R1 R2 फाइल करेंगे, क्या दीपक जी ही, कोई भी अगर आपको कल को नोटिस आता है तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी ये कह रहा है प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी यही जो बंदा है, क्या यही मेन बंदा है जो जीएसटी संभालेगा, तो यस, जिसकी फर्म है वही है। अच्छा, यहां पे मान लो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए जीएसटी ले रहा होता, जिसके 2 पार्टनर होते, एक का नाम होता अमन, एक का नाम होता रमन, तो यहां 2 ऑप्शन आते कि प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन है, अमन है या रमन है, तो एक को आप प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना सकते हो। अच्छा, जिसको भी मान लो पार्टनरशिप है, जिसको भी प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाओगे, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो ज्यादा मेन ओनर है उस फर्म का, नहीं। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब यह कि बस ये जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। ओनरशिप 2 बंदे हो तो दोनों के पास बराबर रहेगी, बस एक को प्राइमरी बना सकते हो, उसमें फर्क नहीं होता, उसमें यह नहीं होता कि ये ज्यादा बड़ा ओनर है। समझ गए? चलो, अब हमारे केस में तो हम सिंगल ही ओनर है दीपक, तो यहां पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर नीचे फर्स्ट नेम में ये दीपक आ गया, लास्ट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पे कह रहा है कि अगले पेज पे ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसको नो ही रहने दो, सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
फिर अगले पेज पे कह रहा है ये बेसिकली प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहा है कि बिजनेस आप कहाँ करोगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। दोबारा यहाँ पे आपको लोकेशन अपने बिजनेस की सिलेक्ट करनी है। नीचे कंप्लीट आपकी बिजनेस की लोकेशन आ जाएगी, एग्जैक्ट सारी की सारी ऑटो फिल आ जाएगी, कुछ चेंज है तो चेंज कर सकते हो। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस, जहां आप बिजनेस कर रहे हो क्या वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। अब जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं एयरबीएनबी का, तो ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो यहां पे हमने रेंटेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रेंटेड भी सिलेक्ट कर सकते हो, लीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे रेंटेड प्रॉपर्टी है अगर, तो यहां जीएसटी नंबर लेने के लिए मेरे को एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स सिंगल पीडीएफ में होने चाहिए। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट? पहला रेंट एग्रीमेंट, ठीक है जी, जो हमने 3 साल का लीज एग्रीमेंट कह लो, रेंट एग्रीमेंट कह लो, एक ही बात है, जो बनवाया है वो होना चाहिए मेरे पास। दूसरा, अब जो ओनर है, ठीक है, ओनर के साथ रेंट एग्रीमेंट बना है, उसी ओनर के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसी ओनर के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका भी पीडीएफ बना लेंगे। और तीसरा बेसिकली एक एनओसी चाहिए होती है ओनर से कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, ये एनओसी का फॉर्मेट कहां मिलेगा? आप गूगल पे जाना, उस पर लिखना कि एनओसी फॉर्मेट, ठीक है, फॉर जीएसटी सर्टिफिकेट, तो वहां पे आ जाएगा। कई कई केसेस में कंसेंट लेटर मांगता है, तो वो कंसेंट लेटर का फॉर्मेट भी वहीं आ जाएगा। गूगल पे सर्च कर लेना कंसेंट लेटर एनओसी, ठीक है, ये गूगल पे आ जाएगा। वो एक ही फॉर्मेट होता है, ये जीएसटी वालों का ही होता है, ठीक है। वहां से वो प्रिंट निकाल लेना, उसको फिल करना, फोटो खींचना, पीडीएफ बना लेना। ये 3 चीजें सिंगल पीडीएफ बना करके यहां पे अपलोड कर देना, पीडीएफ फाइल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड अबव, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई दुकानदार है, वो जीएसटी नंबर ले रहा है, तो वो रिटेल बिजनेस सेलेक्ट कर लेगा, है ना। कोई मान लो होलसेलर है तो होलसेल सेलेक्ट कर लेगा। जैसे अब एयरबीएनबी हम खोल रहे हैं, एक तरह से होटल खोल रहे हैं, तो होटल क्या है? सर्विस देना है, तो हम यहां पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई आईटी फर्म खोल रहा है, सॉफ्टवेयर बना के बेचेगा, ये भी सर्विस सेक्टर है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भी एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां पे भी सर्विस सेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहां कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे इंपॉर्टेंट है एचएसएन कोड। आपके बिजनेस का एचएसएन कोड क्या है, ये पता कैसे करोगे? तो यहां पे जो सर्च एचएसएन चैप्टर है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे यहां पे अब मेरे वाला बिजनेस है, ठीक है, जैसे चलो मेरे वाला छोड़ो, मान लो कोई कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो कंप्यूटर सर्च करेगा, अपने आप जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एचएसएन कोड होंगे वो आ जाएंगे। मैक्सिमम 5 एचएसएन कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो एचएसएन कोड है वो है 996311। इसके अंदर रूम्स और यूनिट एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स, गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज एंड सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, ये मेरा एचएसएन कोड है। एचएसएन कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को आपको किन चीजों पे जीएसटी इनपुट कॉस्ट मिलेगी, किन पे जीएसटी इनपुट कॉस्ट नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा आपके एचएसएन कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से सिलेक्ट करना। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। अदरवाइज जो भी आपका बिजनेस है, गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो कि इस बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से एचएसएन कोड है, ठीक है। तो ऐसे करके अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे कुछ नहीं करना, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहां पे आधार ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, ऊपर आपको यहां यस करना है, नीचे यहां पे नेम आ जाएगा दीपक, अच्छा, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वेरिफिकेशन करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ नीचे नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में दीपक सिंह सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जैसे प्लेस में चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है, डेट आ जाएगी। नीचे 2 ऑप्शन है, सबमिट विद डीएससी, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो सबमिट विद डीएससी कर सकते हो, हमारे पास है नहीं है तो इसलिए सबमिट विद ईवीसी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होती है बेसिकली। इसमें क्या होगा, आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा, आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल है उस पर ओटीपी आएगा, हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि हमने बेसिकली सब कुछ सबमिट कर दिया। उसके बाद आपकी मेल पे एक तरह से जब सक्सेस हो जाएगा तो ये मैसेज आएगा, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कहेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे कंसेंट देना होगा फॉर ऑथेंटिकेशन। नीचे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर दोगे। उसके बाद आधार कार्ड वाले लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करोगे, वैलिडेट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा सक्सेस का मैसेज आएगा। फिर थोड़े देर के बाद आपकी मेल आईडी पर एक ARN नंबर आएगा, उस ARN नंबर को आप कॉपी कर लेना। उसके बाद आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। दोबारा जैसे gst.gov.in वाली साइट पे आ जाओगे, सर्विस वाले ऑप्शन पे चले जाना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, नीचे फिर
ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद ARN नंबर और ये कैप्चा डाल के सर्च कर लेना, आपको आपका स्टेटस दिखाई देगा। जैसे शुरू में तो ये दिखाई देगा, जैसे जब आप अप्लाई करोगे तो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग वाला जो है स्टेटस दिखाई देगा। अच्छा, थोड़े टाइम के बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी ना, तो आपकी मेल ID पे ही आपको GST नंबर मिल जाएगा। तो दोबारा gst.gov.in वाली वेबसाइट पर चले जाना, वहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बेसिकली जब आप ये लॉगिन वाला ऑप्शन आप क्लिक करोगे ना, उस पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो, क्योंकि अदरवाइज तो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अभी हमने यूजर नेम और पासवर्ड तो जनरेट किया ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपकी मेल ID पे आपको GST नंबर भेज दिया जाता है, साथ साथ एक टेम्परेरी पासवर्ड भी भेज दिया जाता है, तो वहां से आप क्लिक कर देना, लॉगिन कर लेना। फिर ये कहेगा नया यूजर नेम बना लो, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टाइम जब लॉगिन करोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम कुछ भी बना सकते हो, जैसे Deepak@123, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बस ये सिर्फ, ठीक है। तो कुछ भी यूजर नेम बना सकते हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, ठीक है, और अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, राइट। अच्छा, नीचे फिर नया पासवर्ड बना लेना, कंफर्म कर देना पासवर्ड और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद लॉगिन करने के लिए वही यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाओगे। GST के जो मेन इंटरफेस है उस पर जो है आप लॉगिन कर जाओगे। अच्छा, उसके बाद बेसिकली जब आप लॉगिन करोगे तो फिर यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाना। डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना जो GST सर्टिफिकेट है उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आप अपनी दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो उधर आप काफ़ी काम आता है। जब भी आप किसी के साथ बिजनेस करते हो GST नंबर शेयर करना पड़ता है, तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने पास रख लो, अपने पास सेव करके रख लो कहीं पे भी PDF फॉर्मेट में, तो ये बहुत काम करता है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।